हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए, आपके पेपर सिर पर हैं और बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो PT2 का एक और 7th क्लास का हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके PMC केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना खंड का की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको पता होता है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा संस्कृत सभ्य सचित्र सचरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ। सहृदय सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। ठीक है, इसके बिहाफ पर पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि मनुष्य मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग किससे सीखता है। हाँ, किससे सीखता है? शिक्षा से सीखता है। तो ग आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न 2 कहता है कि कैसा व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जा सकता, जो कि असभ्य भाषी हो, अस्पृष्टवादी हो, उपयुक्त सभी या असंस्कारी हो। तो देखो, असभ्य, असंस्कारी और अस्पृष्टवादी तीनों ही सही होंगे। तो घ उपयुक्त सभी उत्तर आपके ऑप्शन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। मनुष्य को सुख की अनुभूति क्या प्राप्त होने से होगी? तो क आत्मिक ज्ञान होने से, ख सुशिक्षित होने से, ग सांस्कृतिक होने से, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आत्मिक ज्ञान का बिल्कुल ऑप्शन सही होगा आपका। आत्मिक ज्ञान होने से ऑप्शन का बिल्कुल सही है। मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, सहृदय शब्द का अर्थ बताइए। दिल से, हृदय से, मन से, विवेक से। तो आपको पता होना चाहिए दिल से मतलब दयालु या करुणामय। तो का बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। चरित्रहीन इस शब्द से वाक्य बनाइए। देखो, चरित्रहीन से शब्द से अगर हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि चरित्रहीन व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये हमने एक वाक्य बनाया। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या आपने अपने किसी न किसी चैप्टर में गद्यांश पढ़ा होगा। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे मेंढक लुभा रहे हैं। गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर गाते हैं गीत कैसे। लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार। भू पर सारे जगत की शोभा, निर्भर है इसके ऊपर। इस पर आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि हंस कैसे चलते हैं। हंस कैसे चलते हैं? तो हंस कतारबद्ध होकर चलते हैं। कैसे चलते हैं? हंस एक कतार में चलते हैं, तो उसको लिखेंगे कतारबद्ध। होकर चलते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका का था हंस कतारबद्ध होकर चलते हैं, हंस सुंदर तरीके से चलते हैं, हंस उड़ जाते हैं, हंस मंद गति से चलते हैं। तो का बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न कहता है, वर्षा ऋतु में मोर अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। का मोर वन में नृत्य करते हैं, ख मोर प्रसन्न हो जाते हैं, ग मोर पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और घ मोर दूसरे पक्षियों से बातें करते हैं। तो आपको पता है मोर वन में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो का ऑप्शन बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। कविता की कौन सी पंक्तियाँ धरती पर वर्षा के महत्व और आवश्यकताओं को दर्शाती है? मतलब धरती पर वर्षा की कितनी महत्वता है, कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी नीड है, आवश्यकता है, इसको दर्शाती है। तो का लाइन कहती है कि बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। खा लाइन कहती है सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। लाइन कहती है गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और घा चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियाँ। तो आपको दिख रहा है साफ कि सारा जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। खा बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। किसानों के गीत मनोहर क्यों हैं? तो क्योंकि वर्षा आने से खेतों में हरियाली अच्छी, आइए लिखते हैं, क्योंकि वर्षा आने से खेतों में हरियाली अच्छी फसल और खुशी का माहौल बनता है, इसलिए किसान आनंद में सुरीले गीत गाते हैं, ठीक है। किसानों के गीत मनोहर क्यों है? इसलिए किसानों के गीत मनोहर है, आप ये लिखेंगे। प्रश्न 5 पे चलते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर रेखांकित शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? देखो यहाँ पर हंस पर रेखांकित शब्द कौन सा है? हंस। तो ये कौन सा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश आपने किसी न किसी चैप्टर में ये लाइंस पढ़ी होंगी। कहा गया है कि भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना उठना बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। तो इसके बिहाफ पर पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, लेखक के अनुसार इंसान किस प्रकार एक से होते हैं? तो लेखक के अनुसार आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कुछ। देखो हमारे पास प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन है, ये देखो प्रश्न 3 का पहला, लेखक के अनुसार इंसान किस प्रकार एक से होते हैं। तो लेखक के अनुसार भाषाएं भले अलग अलग हो पर इंसानों की भावनाएं और स्वभाव दुनिया भर में एक से होते हैं। सब जगह लोग माँ बच्चे के संबंध, व्यवहार और मानवीय भावनाओं में समान होते हैं। ये आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है कि फ्रांस के दर्शक ने कौन सा प्रश्न पूछा? तो फ्रांस के दर्शक ने पूछा था, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने यशोदा के बारे में दर्शक को क्या समझाया? तो लेखक ने समझाया कि धरती की सभी माएँ यशोदा हैं और सभी नन्हे बच्चे कृष्ण जैसे होते हैं। अर्थात माँ बेटे का प्रेम सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह पर एक जैसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के कौन कौन से व्यवहार सभी जगह एक जैसे होते हैं? तो कौन कौन से व्यवहार? देखो यहाँ पर व्यवहार की बात की गई है। तो बच्चे की जिद, रोना उठना बैठना सब जगह एक सा होता है। तो इस तरह के व्यवहार आप लिख दोगे। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हमें भाषा, संस्कार और तौर तरीके कब मिलते हैं? तो देखो 5वें क्वेश्चन में आप लिखोगे कि हमें धीरे धीरे बड़े होने पर भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर आप आओगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के। तो देखो पहले समझते हैं कि 5वां क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है ये, ठीक है। इसके का क्वेश्चन पूछा गया है का पार्ट में कि बिना विचारे
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। तो इस कविता में आपको बताना है कि कौन से बिना विचार किए कोई कार्य करते हैं अगर, तो कौन से नुकसान होते हैं। तो वो नुकसान आप कैसे लिखेंगे, देखिए, बिना सोचे समझे काम करने से काम बिगड़ जाता है, व्यक्ति बाद में बहुत पछताता है और समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है। जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से भी उसकी अरुचि हो जाती है, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीज़ें भी नहीं भाती। इस तरह से आप अपना कंप्लीट आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है। तो नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगीत में लय होती है, अतः उसका ज्ञान आवश्यक है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि नृत्य की लय ठीक है या नहीं। इसलिए नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर ग पर आते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी। तो बिरजू महाराज को नृत्य के अतिरिक्त किन किन कार्यों में रुचि थी। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनकी रुचि थी। उनके बेफिक्र जो उनके ब्रीफकेस में हरदम पंखा फ्रिज ठीक करने वाले औजार रहते थे। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाने में भी रुचि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ पर आते हैं। वर्षा बहार कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। तो एक कविता है आपकी वर्षा बहार, उसमें कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं ये आपको बताना है। देखो, कविता में माली ने, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। माली ने इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है और ठंडी हवा बह रही है, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्षा बहार कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, ये आपको बताना है। तो वर्षा बहार कविता में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के आगमन के प्रकृति, देखो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में आने वाली सुंदरता, ताजगी, उल्लास का वर्णन करती है। जहाँ बादल, बिजली, ठंडी हवाएं, नाचते मोर, गाते मेंढक, खिलते फूल, खुशहाल किसान मिलकर एक मनोरम दृश्य बनाते हैं, और यह बताती है कि वर्षा ही जीवन और धरती की शोभा का आधार है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछता है, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। आपके सामने पंक्ति लिखी हुई है, विशेषण और विशेष्य आपको पहचानना है। ठीक है, तो पंक्ति है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। विशेषण क्या है, अनूठी, और विशेष्य क्या है, छटा। तो यहां पर आप देखोगे विशेषण क्या है, अनूठी, और विशेष्य क्या है, छटा। नेक्स्ट लाइन है, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। तो हंस क्या है, इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण है सुंदर, और विशेष्य क्या है, कतार। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। उचित मिलान करने आपको, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। अब ये बात किसके लिए कही जा रही है, ये बात कही है, चलती है हवा ठंडी, हिलती है डालियां सब। देखो, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही है, तो फर्स्ट के लिए तीसरी, ये बिल्कुल ठीक होगा। सेकंड है, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तो मतलब वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो सेकंड।
फर्स्ट से मेल खा रही है। थर्ड पर आते हैं, फिरते लखो पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। देखो वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं, तो इस थर्ड वन सेकंड से मिल जाएगी। फिर फोर्थ लाइन है आपकी, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। ये आपका फोर्थ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 कहता है, नीचे दी गई पंक्तियों में क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है। भूतकाल मतलब पास्ट, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट, और भविष्य काल मतलब फ्यूचर। तो का लाइन कहती है, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। ये कौन सा है, वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। सेकंड लाइन है, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। ये भी वर्तमान काल की बात हो रही है आ रहा है ना। था होता या होगा होता तो पास्ट और फ्यूचर की बात होती है, ये वर्तमान काल की बात है। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। दिल्ली शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 2 मित्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। 100 शब्दों में आपको लिखना है, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर 2 दोस्तों के बीच के संवाद को लिखना है। देखो संवाद कुछ इस प्रकार हो सकता है, मान लो 2 दोस्त हैं, अजय और विकास। तो अजय कहता है, आज सुबह से ही आंखों में जलन हो रही है, लगता है दिल्ली का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर जवाब देता हुआ विकास कहता है, हाँ सही कहा, गाड़ियों की बढ़ती संख्या और फैक्ट्रियों का धुआं इसका मुख्य कारण है। अजय कहता है, ऊपर से पेड़ भी लगातार काटे जा रहे हैं जिससे हवा और ज़्यादा ख़राब हो रही है। विकास कहता है, सरकार प्रयास तो कर रही है लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अजय कहता है, हमें निजी वाहनों की जगह बस और मेट्रो का प्रयोग करना चाहिए। विकास इस पर जवाब देता है कि साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर अजय बोलता है, स्कूलों और कॉलोनियों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। फिर विकास कहता है, सही कहा, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। अजय कहता है, तभी हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। देखो ये बातचीत है 2 दोस्तों के बीच की, ये बातचीत आपके अपने हिसाब से भी हो सकती है, आप कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं अगर हम, तो पत्र लेखन आपके सामने है। पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मेट, सबसे ज़रूरी है ये शुरू की लाइन्स। ये ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लिखोगे सेवा में, फिर आप प्राचार्य महोदय या महोदया, फिर आप विद्यालय का नाम, मान लीजिए ABC विद्यालय दिल्ली, ठीक है, दिल्ली या मुंबई की बात हो रही है। फिर आप विषय लिखोगे, विद्यालय में अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाने हेतु अनुरोध है। और फिर महोदय या महोदया मतलब रिस्पेक्टफुली आप उनका संबोधित करेंगे और अपनी बात कहेंगे। फिर आप अपना पूरा मैटर लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलवाने की कृपा करें जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न हो और वे प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा लिखोगे। लास्ट में आप धन्यवाद लिख के भवदीय आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखोगे, अपना कक्षा लिख दोगे और अपनी तारीख लिख दोगे। इस तरह से आप अपना फॉर्मल लेटर लिखते हो। देखो हर चीज़ आपको PDF में मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके मेंबरशिप ज्वाइन करके अपनी PDF ग्रैब कर लेते हैं। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में हेल्प करेगा। इस तरह से पेपर सोल्व करते रहेंगे। मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। और हाँ, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो फैमिली को ज्वाइन कर ले, मेंबरशिप फैमिली को सब्सक्राइब कर ले, एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को मिलते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।